लेबर यूनियन कैन ट्राई टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ इट्स मेंबर्स बाय। तो जो लेबर यूनियन है वो वेज को हाई कैसे कर सकते हैं और उनके पास क्या तरीका हो सकता है। दीज आर द थ्री वेज, 1 2 3। इन्हीं थ्री को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। 1 पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट आएगा, फिर 3 पॉइंट आएगा। 3 तरीके हैं लेबर यूनियन के पास। पहला तरीका, रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ यूनियन लेबर दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट हायर। ये पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है कि जो भी, इसी को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ यूनियन लेबर दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट हायर, मतलब एम्प्लॉयर्स जो बायर हैं लेबर के, उन्होंने जितनी लेबर हायर करनी है, लेनी है, तो यूनियन उसकी सप्लाई कम कर देगी। जैसे हम कमोडिटी में बोलते हैं कि कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। सिमिलरली व्हेन द सप्लाई ऑफ लेबर विल डिक्रीज, वेज रेट विल इंक्रीज। अब देखो, इसको हम डायग्राम में समझ लेते हैं। दिस इज वेरी इजी डायग्राम, फिर भी हम दोबारा बना लेते हैं। This is labor. Here we are taking wage rate. Now suppose demand for labor is DL. This is the simple diagram of demand and supply. Supply of labor is suppose SL, and this becomes the equilibrium. Suppose it is E1. At this equilibrium, the equilibrium units of labor are L1 and equilibrium wage rate is W1. अब सपोज जो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन ने जो लेबर की सप्लाई है उसको कम कर दिया। तो जब उन्होंने लेबर की सप्लाई को कम किया, देन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। जो लेबर का सप्लाई कर्व है, सपोज SL डैश, वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। एंड नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज एट दिस पॉइंट। सपोज इट इज E0 एंड सप्लाई लेबर की कम हो गई, सो ये भी कम हो गया लेबर इक्विलिब्रियम यूनिट्स। इट इज एट L0, ये भी कम हो गया। और जो वेज रेट है, वेज रेट इंक्रीज हो गया फ्रॉम W1 टू W2। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, यूनियन कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ यूनियन लेबर फ्रॉम SL टू SL डैश। तो उन्होंने SL से SL डैश सप्लाई कम कर दी। वेज रेट विल राइज फ्रॉम W1 टू W2। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, जो यूनियन है वो लेबर की सप्लाई को कैसे कम करेंगे। द यूनियन कैन रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स ऑफ यूनियन, द नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स। अब ये यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जो इंडिविजुअल लेबरर है वो नहीं अपनी लेबर सेल कर रहा अपने आप, उन लोगों ने एक यूनियन बना ली। सपोज
100 लोगों ने एक यूनियन बना ली, 100 लेबरर्स ने एक यूनियन बना ली, तो वो जो यूनियन है, दीज आर सपोज लेबरर्स, तो इन्होंने एक यूनियन बना ली। तो अब ये यूनियन है वो एक सिंगल सेलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इनके जो लेबरर्स हैं अंदर, जैसे 100 लेबरर्स हैं, तो ये और ज़्यादा ना हो या इसको कम हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं? द यूनियन कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स, तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग मेंबर ना बने, हमारी सप्लाई ज़्यादा ना बढ़े। कैसे? बाय हाई इनिशिएशन फीस, इस यूनियन को ज्वाइन करने के लिए वो मेंबरशिप फीस रख सकते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा मेंबरशिप फीस रख सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग इस यूनियन को ज्वाइन ना करें और इनकी सप्लाई ना बढ़े। और वो क्या कर सकते हैं? एंड बाय लॉन्ग अप्रेंटिसशिप पीरियड्स। अप्रेंटिसशिप पीरियड का मतलब होता है कि जब भी कोई भी न्यू लेबरर इस यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले ऑलरेडी। तो उस ट्रेनिंग की जो कंडीशन है, जैसे 2 महीने की ट्रेनिंग, 4 महीने की ट्रेनिंग, तो ये उसको लॉन्ग कर सकते हैं उस ट्रेनिंग को, कि ये कहें हमारी यूनियन में सिर्फ वो लेबरर ही ज्वाइन कर सकता है हु हैज़ 6 मंथ अप्रेंटिसशिप पीरियड ट्रेनिंग, जिसके पास कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग हो। इसमें क्या होगा, जो लोग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग वाले हैं या 6 से कम महीने की ट्रेनिंग वाले हैं, वो इस यूनियन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कम लोग ही इस यूनियन को ज्वाइन कर पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो लेबर की सप्लाई कर्व है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेबर की सप्लाई कम हो गई तो वेज हाई हो जाएगा। दिस इज वन मेथड हाउ द यूनियन कैन रेज द वेज। सेकंड मेथड जो यूनियन के पास है, दैट इज द बार्गेनिंग। बार्गेनिंग फॉर एन अबव इक्विलिब्रियम वेज। तो क्या करें, वो इक्विलिब्रियम वेज से, जैसे सपोज ये सेकंड पॉइंट है, बार्गेनिंग फॉर एन अबव इक्विलिब्रियम वेज। तो जो भी इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वेज बना, ड्यू टू यूनियन पावर वो ज़्यादा डिमांड करें कि नहीं, हम इस वेज रेट को नहीं मानेंगे, वी वांट मोर वेज रेट। तो इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। Again it is labor wage rate. Suppose demand for labor is DL, supply of labor is SL. This is equilibrium wage. Suppose this is point E1. Equilibrium units of labor L1. Equilibrium wage rate is W1. But this wage rate W1, यूनियन को लगता है this wage rate is very low and they want more wage rate, high wage rate. तो उन्होंने सोचा, प्रेशर बनाया ड्यू टू यूनियन, they demand W2 wage rate. They are violating the equilibrium condition. यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स नहीं लग रहा. This is another point, the union struggle. तो उन्होंने हाई वेज रेट डिमांड की W2। तो यहाँ पे क्या होगा, एट दिस वेज रेट
if you check horizontally, the demand for labor is W2 to this point. At this wage rate, demand for labor is from this point to this point, but supply of labor is from this point to this point horizontally, because we are taking labor on the horizontal axis. तो हम इसको horizontal check कर रहे हैं. At W2, demand for labor is up to this, but at W2, supply of labor is up to this point. It means जो काम करना चाहते हैं वो तो हैं, अगर हम इसको नंबर लगाएं, suppose this is L0, this is L2. तो जो काम करना चाहते हैं at W2 वो है from O to L2, जो इनकी सप्लाई है यहाँ से लेके यहाँ तक OL2 तक. बट जो डिमांड है at W2 वो डिमांड है O से लेके L0 तक, W2 से लेके यहाँ तक. तो ये जो एक्सेस सप्लाई है, इसको हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट गैप. तो सप्लाई तो है यहाँ से लेके यहाँ तक, बट डिमांड है सिर्फ इतने लोगों की, तो ये लोग हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड. एट दिस पॉइंट L1 L2 तो पहले से ही अनएम्प्लॉयड थे, ये तो थे ही नहीं. अगर हम W1 से देखें तो L1 तक इक्विलिब्रियम था, ये लोग तो पहले भी काम नहीं कर रहे थे. अब हुआ क्या, जब वेज ज़्यादा डिमांड की तो फर्म ने L0 L1 लोगों को हटा दिया, क्योंकि अब वो L1 डिमांड नहीं कर रहे, L0 लेबर की डिमांड कर रही है फर्म. तो ये जो लोगों को हटाया, फ्रॉम L0 टू L1, क्योंकि पहले एट W1 लेबर लगाते थे OL1, अब लेबर लगाते हैं OL0. इसको हम कहते हैं डिसएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट. डिसएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट. तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखो. यूनियन कैन अचीव वेज W2 कैसे ले सकते हैं, बाय बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर के साथ वो बार्गेनिंग करें. बट विद दिस देर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट गैप L0 L2, तो उसमें L0 से लेके L2 तक ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट गैप आ जाएगा. आउट ऑफ दिस L0 L2, इसके बीच में से जो L0 L1 है, L0 L1, that represent the disemployment effect. This is disemployment effect. This was the second way in the hands of union to raise wages. The third way is increasing the demand for union labor. अब ये तीसरा तरीका है कि जो लेबर यूनियन है वो वेज रेट को कैसे हाई कर सकते हैं. थर्ड तरीका है उनके पास कि वो अपनी यूनियन, ये जो यूनियन है, यूनियन में जो इनके मेंबर्स हैं, ये मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाएं, और ऐसी रेपुटेशन बनाएं कि जो भी फर्म है वो इन लेबरर्स को ही काम पे लगाना पसंद करे.
तो ये अपनी यूनियन जो है अपने डिमांड इंक्रीज करके वेज बढ़ा सकते हैं। दिस इज द थर्ड वे। This is the third way, increasing the demand for union labor. तो इसमें क्या है, सपोज दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड फॉर लेबर। तो वेज रेट पहले ये है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी, तो इंक्रीज करके उनकी जो वेज रेट है वो ज़्यादा हो गई। दिस इज थर्ड पॉइंट। इस डायग्राम को भी हम दोबारा बना लेते हैं। Labor, this is wage rate. Suppose initial demand for labor is TL and this is the supply of labor. Equilibrium is at this point. Suppose it is E1. Units of labor, and this is wage rate. This is suppose L1 and this is suppose W1. This is the initial point. तो वेज रेट जो है वो है W1। फर्म चाहती है, और सॉरी लेबर चाहते हैं, यूनियन चाहती है कि वेज ज़्यादा हो, तो उन्होंने अपनी यूनियन की रेपुटेशन बनाई और अपनी यूनियन के लेबरर्स की डिमांड बढ़ा ली। तो डिमांड जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गई, फ्रॉम DL टू DL डैश। जो डिमांड है वो राइट साइड शिफ्ट हो गई। नाउ द इक्विलिब्रियम इज एट E2 and new wage rate is W2, units of labor is L2। तो इसमें क्या हुआ, वेज रेट भी ज़्यादा हो गया और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गया। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रेज wages. Now listen. Union can increase the demand for labor, union labor। तो वो अपनी यूनियन की लेबर की डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय एडवर्टाइजिंग टू बाय यूनियन लेबल्स। तो अपने यूनियन के लेबल की एडवर्टाइजमेंट करें कि हमारी जो यूनियन के लेबरर्स हैं वो ऐसे एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं। एंड बाय लॉबिंग टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। तो वो फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर यूनियन इनकी इतनी स्ट्रांग है कि वो और कंट्री से जैसे लेबर आ जाती है वो ना आने दें। वो अपने इंडिया में तो ऐसी बात खैर नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरी कंट्री से लेबर मंगवाने की, बट जैसे US है या यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग दूसरी कंट्री से लेबर मंगवा लेते हैं, जैसे लोग अपने वहाँ जाके काम करते हैं। बट जो वहाँ के लोग हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस बात को कि बाहर से लेबर ना आए, तो उनकी जो यूनियन है उनके लेबरर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस मेथड टू रेज वेजेस। ये सबसे अच्छा मेथड है। क्यों? बिकॉज इट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट। इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है। However, this is also difficult for unions। पर ये इतना ईजी भी नहीं होता, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। When we study some conclusion points,
union wage demands are likely to be larger in periods of high profits and employment than in recessionary periods. इसका मतलब क्या है? जैसे इकॉनमी में अप डाउन आते हैं, ट्रेड साइकिल टाइप, तो जब इकॉनमी अप वाली साइड है, इन दिस केस जो यूनियन है वो लार्ज और हाई वेज की जब डिमांड करती है तो ये डिमांड मानी जाए इसके चांस ज़्यादा हैं जब इकॉनमी इस सिचुएशन में है, जब हाई प्रॉफिट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उस टाइम अगर हम वेज हाई डिमांड करें तो वो जल्दी एक्सेप्ट हो सकती है देन इन रिसेशनरी पीरियड्स। और अगर हम इन पीरियड्स की बात करें तो इन पीरियड्स में हो सकता है अपनी डिमांड हाई वेज की ना मानी जाए। दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, द एक्चुअल वेज सेटलमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और फर्म, अब जो असल में वेज जो सेट हुआ कहाँ पे सेट हुआ, जैसे हम पहले बोल रहे थे 100 पे 500 पे इसके आसपास, तो एक्चुअल जो सेटलमेंट होती है दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन एंड द एम्प्लॉयर। तो वो यूनियन के ऊपर, लेबर की यूनियन के ऊपर, और एम्प्लॉयर जो फर्म है उसकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे एक्चुअली वेज डिसाइड होगा, जैसे हमने बायलैटरल मोनोपोली में देखा। In making wage demands, unions do take into account the effect of wage increases on employment. तो जो अच्छी यूनियंस होती हैं वो ये भी देखती हैं कि जब हम हाई वेज डिमांड कर रहे हैं तो कहीं उनकी यूनियन के लेबरर्स को अनएम्प्लॉयड तो नहीं होना पड़ेगा, क्या उनके अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अगर वेज हाई हो गया, अनएम्प्लॉयड लोग हो गए उनके यूनियन के, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं और जो यूनियन है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी के साथ ही हमारा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर प्राइसिंग चैप्टर है वो ख़त्म हो गया इन दीज पार्ट्स। तो इसके लिए अगर आप रेफरेंस बुक की बात करो, इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर देन दिस इज़ द बेस्ट बुक बाय डोमिनिक सलवर्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। थैंक यू।